इवन कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सबको पता है कि EMRS की वैकेंसी आ गई हैं और बहुत ही जल्दी KVS की भी आने वाली है और पेपर डिस्क्रिप्टिव होने वाला है। तो आपको बहुत ही डीप नॉलेज चाहिए, अदरवाइज़ तो पेपर नहीं कर पाएंगे। तो पेन और नोटबुक को साथ लेके बैठिए। आज हम पढ़ेंगे बाजार दर्शन जैनेंद्र कुमार का, जो कि है क्लास 12th का चैप्टर। ठीक है, लेसन नंबर 11। तो बिल्कुल अपने ध्यान को कंसंट्रेट कर अपने माइंड को सेट करके बैठिए कि बहुत ही अच्छे से पढ़ना है और एक एक चीज़ को हमें रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, ताकि इसलिए रिवाइज़ करने के लिए आपको नोट डाउन करोगे चीज़ों को तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे जैनेंद्र कुमार जी के बारे में। यहाँ पे ये फ़ोटो दी गई है, इस फोटो को अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि पिक्चर देख के भी आपको पूछ लिया जाएगा हाँ कि जैनेंद्र कुमार की किस राइटर्स की ये पिक्चर है। ठीक है, बहुत बार ऐसा एग्जाम में होता है। तो 1905 में जैनेंद्र कुमार जी का जन्म हुआ था अलीगढ़ यूपी में। ओके, अलीगढ़ यूपी में। प्रमुख रचनाएं हैं परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध उपन्यास। ये क्या है, इनके उपन्यास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध, ये क्या है, इनके उपन्यास। वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या और पाजेब कहानी संग्रह है। बहुत इंपॉर्टेंट है, नीलम देश की राजकन्या और पाजेब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है। और एक रात, दो चिड़िया, फांसी। ठीक है, तो कुछ अपना ट्रिक लगा के भी याद कर सकते हो कि जैनेंद्र कुमार जी के मतलब ऐसे उन्होंने देखा कि एक रात को दो चिड़िया मतलब फांसी पे लटकी हुई थी, ऐसे करके भी याद कर सकते हो। यहाँ पे नीलम देश की राजकन्या रहती है और उनकी पाजेब बहुत ही सुंदर है, करके भी कहानी उनकी याद कर सकते हो। प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार, समय और हम, ये क्या है, उनके विचार प्रधान निबंध संग्रह है। अगेन एक बार हम फिर से देख लेते हैं। प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार, समय और हम, विचार प्रधान, ये इनके निबंध संग्रह हैं। ठीक है, अब पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको मिला था, भारत भारती सम्मान मिला, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और 1990 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, यथार्थ को, अब इनकी कुछ पंक्तियां हैं जो कि याद करने की ज़रूरत है, एज इट इज़ आपको एग्जाम में दे दी जाएंगी और पूछ लिया जाएगा कि ये किसने लिखा है। यथार्थ को अंतिम सत्य के रूप में ओढ़कर जो अपने को विवश मान बैठ सकता है, वही तो क्या है, असमर्थ है। पर जिसने सोपन के सत्य के दर्शन किए, वह यथार्थ की विकटता से कैसे निरुत्साहित हो सकता है। ठीक है, जिसने यथार्थ को ये अंतिम सत्य मान लिया है, तो वो तो उससे ज़्यादा बड़ा कोई असमर्थ तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, लेकिन जिसने सोपन के सत्य के दर्शन किए, वो तो यथार्थ की विकटता से निरुत्साहित कैसे हो सकता है। हिंदी में जो प्रेमचंद के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित हुए, वो हैं जैनेंद्र कुमार जी। का अवधान बहुत व्यापक और वैविध्यपूर्ण है। वैविध्यपूर्ण को आप लिख के देखिए, इसको आप अशुद्धि में, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। और अपने उपन्यासों और कहानियों के माध्यम से उन्होंने हिंदी में एक सशक्त मनोवैज्ञानिक कथाधारा का प्रवर्तन किया। परख और सुनीता उपन्यास के बाद 1937 में प्रकाशित त्यागपत्र ने, ठीक है, त्यागपत्र ने उन्हें मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में प्रभुत प्रतिष्ठा दिलाई। इसी तरह खेल, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या, अपना अपना भाग्य और तत्सत जैसी कहानियों को भी कालजयी रचनाओं के रूप में मान्यता मिली है। खेल, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या, अपना अपना भाग्य और तत्सत, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पीछे नहीं दी गई थी, इसलिए इसको भी याद करने की ज़रूरत है। कथाकार होने के साथ साथ जैनेंद्र की पहचान अत्यंत गंभीर चिंतन के रूप में रही। बहुत सरल एवं अनौपचारिक सी दिखने वाली शैली में उन्होंने समाज, राजनीति, अर्थनीति एवं दर्शन से संबंधित गहन प्रश्नों को सुलझाने की कोशिश की है। अपनी गांधीवादी चिंतन दृष्टि का जितना सुष्ठु एवं सहज उपयोग वे जीवन जगत से जुड़े प्रश्नों के संदर्भ में करते हैं, वह अन्यंत्र दुर्लभ है। और वह इस बात का सबूत पेश करता है कि गांधीवाद को उन्होंने कितनी गहराई से हृदयंगम किया है। ठीक है, कि गांधीवाद को उन्होंने, उनकी कहानियों से ये देखने को मिलता है कि गांधीवाद को उन्होंने कितने गहराई से अपने हृदय में उतारा है।
अब यहाँ पे इनका जो चैप्टर है बाजार दर्शन, उन जो निबंध है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें जानने की ज़रूरत है कि बाजार दर्शन क्या है। जितेंद्र कुमार जी ने लिखा और यह एक क्या है, एक महत्वपूर्ण निबंध है। तो पूछ लिया जाएगा कि ये निबंध है, कहानी है कि नाटक है कि क्या है, जिसमें गहरी वैचारिकता और साहित्य सुलभ लालित्य का दुर्लभ संयोग देखा जा सकता है। हिंदी में उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद पर व्यापक चर्चा पिछले 1-1.5 दशक पहले से ही शुरू हुई है, पर कई दशक पहले लिखा गया जितेंद्र का लेख आज भी इनकी मूल अंतर्वस्तु को समझाने के मामले में बेजोड़ है। वे अपने परिचितों मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए यह स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है। अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन अगर हम ज़रूरत को तय कर बाजार में जाने के बजाय उसकी चमक धमक में फंस गए तो वह असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर हमें सदा के लिए बेकार बना सकता है। बहुत ही गहरी लाइन है और इस लाइन से, इस चैप्टर से हमें भी बहुत कुछ सीखने की, इस अध्याय से, इस निबंध से हमें भी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि आज के टाइम पे, आज के समय में तो ये सबसे ज़्यादा हो रहा है कि हम दूसरों को देख देख के, या फिर एक बार बाज़ार में चले गए, एक बार किसी मॉल में चले गए तो जो चीज़ हमें नहीं लेनी होती है वो भी हम उठा लाते हैं, और उसके बाद जो होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या होती है, जो फिर हमें एक अवसाद में लेके जाती है। इस मूल भावों को जितेंद्र कुमार ने भांति भांति से समझाने की कोशिश की है कि कहीं दार्शनिक अंदाज में तो कहीं किस्सागो की तरह इसी क्रम में केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को उन्होंने अनीति शास्त्र बताया है। ठीक है, जो बाजार को पोषण देते हैं वो क्या है, अनीति शास्त्र है। तो इस निबंध में हम देखेंगे इस निबंध की कैसे हमें बाजार अपनी ओर लुभा लेते हैं। अगर आपने अपने आप को नहीं जाना, सबसे पहले तो मैं इसमें यही बताऊंगी इस निबंध में कि हम जब पहले अपने आप की ज़रूरतें जान लेते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा जानेंगे कि हम हैं कौन, क्यों हम इस जीवन में करने आए हैं, क्या करने आए हैं और क्यों जी रहे हैं। तो सबसे पहले खुद को जानने की ज़रूरत है। जब आपने खुद को ईमानदारी से जान लिया तो फिर आपके सही निर्णय भी सही होने लगते हैं। ठीक है, बाजार दर्शन। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं बाजार दर्शन। एक बार की बात कहता हूँ, मित्र बाजार गए तो थे, कोई एक मामूली चीज़ लेने पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे। भाई दोस्त बाजार में गए तो कोई तो बहुत मामूली चीज़ लेने पर लौटे और कोई बंडल लेके लौटे। मैंने कहा ये क्या? बोले ये जो साथ थी, मतलब अपनी वाइफ के लिए बोल रहा होगा, या तो उनका आशय था कि यह पत्नी की महिमा है कि भाई ये क्या लेके आए हो, इतने बंडल से लेके आए हो। तो बोल रहे कि ये जो पत्नी की महिमा है, ये तो उस महिमा का मैं कायल हूँ। उनके दोस्त बोल रहे हैं कि उस महिमा का मैं क्या हूँ, कायल हूँ। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है, और यह वह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्री माया न जोड़े तो मैं जोड़ूं, फिर भी सच सच है, और वह यह कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है। वह तत्व है मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। पैसा पावर है, पर उसके सबूत में आसपास माल टाल न जमा हो तो क्या वह खाक पावर है? वो कह रहे हैं कि पैसा पावर तो है, लेकिन अगर आसपास में आपके पास में सामान नहीं है, आपके पास में माल नहीं है, तो फिर क्या, किस चीज़ का पावर है पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर माल, असबाब, मकान, कोठी तो अनदेखे भी दिखते हैं। ठीक है, पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है, जो कि परचेजिंग की पावर में ही क्या है, पावर का रस है। लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं। वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं, वे पैसा बहाते नहीं हैं और बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि और संयम पूर्वक वह पैसे को जोड़ते जाते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है। बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से फूला रहता है। मैंने कहा, यह कितना सामान ले आए? मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया, कहा, यह देखिए, सब उड़ गया, अब जो रेल टिकट के लिए भी बचा हो। बोलोगे देखो मनी बैग कि सब उड़ गया, अब तो रेल टिकट के लिए भी पैसे नहीं बचे।
एक तरफ ये दिखाएंगे कि एक आदमी है जो भर भर के लेके आता है, और दूसरा होता है कि वो पैसे बचाने के चक्कर में कुछ भी नहीं लेके आता है। मैंने तब तय माना कि और पैसा होता और सामान आता। वह सामान ज़रूरत की तरफ देखकर नहीं आया, अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आया है। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है जिसे नहीं भूलना चाहिए। उसका भी इस कर्तव्य में बहुत कुछ हाथ है। वह महत्व है बाज़ार। ठीक है, मैंने कहा यह इतना कुछ नाहक ले आए, इतना कुछ नाहक ले आए। ठीक है, मित्र बोले, कुछ न पूछो, बाज़ार है कि शैतान का जाल है। ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि भैया भैया ही हो जो न फंसे भाई। कि वो बोल रहे हैं, दोस्त बोल रहे हैं कि भाई इतना सजा सजा के माल रखते हैं ना कि कोई पागल ही होगा जो ना खरीद पाए। मैंने मन में कहा, ठीक, बाज़ार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ, सिर्फ मुझे देखो। मेरा रूप और किस लिए है, मैं तुम्हारे लिए ही तो हूँ। नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है। अजी आओ भी। इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है, आग्रह तिरस्कार जगाता है। लेकिन ऊंचे बाज़ार का आमंत्रण मूक होता है। ठीक है, मूक मतलब बिना बोला हुआ होता है। ठीक है, शांत होता है और उससे चाह जगती है। चाह मतलब अभाव। चौक बाज़ार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास काफ़ी नहीं है और चाहिए और चाहिए। मेरा यहाँ कितना परिमित है और यहाँ कितना अतुलित है। ओ, कोई अपने को न जाने तो बाज़ार का यह चौक उसे कामना से विकल बना छोड़े। ठीक है, विकल क्यों, पागल। असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए यह बेकार बना डाल सकता है। कि कोई जब तक अपने आप को नहीं जाने तो ये जो बाज़ार है वो मनुष्य को पागल बना दे। एक और मित्र की बात है, यह दोपहर के पहले के गए कई बाज़ार से कहीं शाम को वापस आए तो खाली हाथ है। अब दूसरा जो मित्र है उस दोपहर के गए हुए हैं लेकिन आ रहे हैं शाम को, और वो भी खाली हाथ। मन तो करता है सभी कुछ खरीद डालूं। ठीक है, यहाँ पे ये बोल रही है कि मन तो करता है सभी कुछ खरीद डालूं। यहाँ पे जो भी चीज़ें, ऐसा होता है, हमारे साथ भी होता है। और ये जो निबंध है वो हमें हमारी ही हालत बता रहा है। ठीक है, कि हम कैसे करते हैं। इसको जो निबंध को पढ़ने का हमारा जो उद्देश्य है वो यही है। ठीक है, लेखक ने या फिर जिन्होंने भी लिखा है वो इसीलिए लिखा है कि ये जो हमारी उम्र भी होती है, उम्र क्या होती है, वैसे भी बड़े बड़े लोग भी ऐसा करने जाते कुछ और लेने जाते हैं और लेके साथ में 5-7 सामान और हो जाता है, जो हमारे साथ बहुत बार होता है। मैंने पूछा, कहाँ रहे? बोले, बाज़ार देखते रहे। मैंने कहा, बाज़ार को देखते क्या रहे? बोले, क्यों बाज़ार? तब मैंने कहा, लाए तो कुछ नहीं। तो बोले, हाँ, पर यह समझ नहीं आता कि न लूँ तो क्या, और सभी कुछ तो लेने को जी होता था। कुछ लेने का मतलब था से सब कुछ को छोड़ देना, पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इससे मैं कुछ भी नहीं ले सका। वो बोल रहे हैं कि ऐसा लग रहा था कि भाई या तो मैं कुछ भी नहीं लूँ और लूँ तो क्या लूँ, क्योंकि यहाँ तो सब कुछ लेने का मन कर रहा है, तो समझ में ही नहीं आया कि लेऊँ क्या। मैंने कहा, भाई बहुत खूब, पर मित्र की बात ठीक थी। अगर ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो तो सब और की चाह तुम्हें घेर लेगी। वही बात आ गई ना कि अगर आपको पता नहीं है, अगर आपको खुद का ही नहीं पता है तो आपको सारी तरफ की चाह आपको अपनी ओर घेर लेंगी, और तब परिणाम त्रास ही होगा, गति नहीं होगी और न कर्म होगा। बाज़ार में एक जादू है। ठीक है, वह जादू आँख की राह काम करता है। वह रूप का जादू है, पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। जेब भरी हो और मन खाली हो तो ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। ठीक है, ये बड़ी गहरी लाइन है, इसको सोचने की ज़रूरत है कि अगर हमारे पास में जेब भरी हो, पैसे हों जेब में, और मन हमारा खाली हो, बेचैनी हो, तो ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। लेकिन अगर जेब खाली पर मन भरा न हो तो भी जादू चल जाएगा। मन खाली है तो बाज़ार की अनेकानेक चीज़ों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा, कहीं हुई पहुंच जाएगा। कहीं हुई उस वक्त जेब भरी, तब तो फिर वह मन किसकी मानने वाला है। मालूम होता है यह भी लूँ वह भी लूँ, सभी सामान ज़रूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है, पर यह सब जादू का असर है। जादू की सवारी उतरी कि पता चलता है कि फैंसी चीज़ों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती बल्कि खलल ही डालती हैं। थोड़ी देर को स्वाभिमान को ज़रूर सेक मिल जाता है, पर इससे अभिमान की गिल्टी की ओर खुराक ही मिलती है। जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वह कम जकड़ होगी। ठीक है, जकड़ अगर रेशमी डोरी, कहने का मतलब है कि
ये हमें हमारे स्वाभिमान को थोड़ी देर के लिए मिल जाता है, थोड़ी देर खुराक मिल जाती है, लेकिन अभिमान की जो गिल्टी होती है वो भी तो फील होती है ना बाद में कि ये क्या खरीद लिया भाई, ये तो ज़रूरत भी नहीं थी, हमने ये लेके आ गए, क्या ज़रूरत थी सब लेने की, बिना इसके बिना भी काम चल सकता था, फालतू में घर भर लिया, अब उसकी मेंटेनेंस चाहिए पूरी। पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है, ठीक है। वह यह है कि बाज़ार जाओ तो खाली मन न हो, मन खाली हो तब बाज़ार न जाओ, ठीक है, कि मन खाली हो तब बाज़ार न जाओ। कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए, पानी भीतर हो तो लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है। अब लू यहाँ पे जो राजस्थान में गरम गरम हवाएं चलती हैं उनको कहा जा रहा है कि बाहर निकलना हो तो जो हीट जो चलती है, हीट वेव जिसको बोला जा रहा है, मन लक्ष्य में भरा हो तो बाज़ार भी फैला का फैला ही रह जाएगा, तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा बल्कि कुछ आनंद ही देगा। अगर हमारे पास अपने लक्ष्य हों, लक्ष्य में भरा हो, हमें क्या चाहिए, तो वो बाज़ार आपको आनंद दे सकता है। तब बाज़ार तुमसे कृतार्थ होगा क्योंकि तुम कुछ न कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। बाज़ार की असली कृतार्थता आवश्यकता के समय काम आना है, ठीक है, कि बाज़ार की असली कृतार्थता क्या है, आवश्यकता के समय काम आना है। आपको क्या ज़रूरत थी रियल में और जो आप तुरंत जाके लेके आ गए हो। यहाँ एक अंतर चिन्ह लेना भी बहुत ज़रूरी है। मन खाली नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब यह नहीं है कि वह मन बंद रहना चाहिए, बंद रहना चाहिए। जो बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा। होने का शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है, ठीक है, परमात्मा का है जो सनातन भाव से संपूर्ण है। अब यहाँ सनातन भाव का अर्थ हमें समझने की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे सनातन का मतलब है सत्य, सत्य मतलब वही है कि आप खुद को पहले जान जाओ, आप हो कौन, खुद को जान लोगे तभी आप परम आत्मा बन सकते हो। शेष सब अपूर्ण है, इससे मन बंद नहीं रह सकता। सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे, यह झूठ है। और अगर इच्छा निरोध तपह का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो वह तप झूठ है। वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती होगी, मोक्ष की राह वह नहीं है। ठाठ देकर मन को बंद कर रखना जड़ता है। लोभ का यह जीतना नहीं है कि जहाँ लोभ होता है यानी मन में, वहाँ नकार न हो। जहाँ लोभ हो गया वहाँ पे नकार न हो तो ये जीतना नहीं हुआ है। यह तो लोभ की ही जीत है, या तो ये लोभ की जीत हुई और आत्म की हार। आँख अपनी फोड़ डाली तब लोभनियों के दर्शन से बचे तो क्या हुआ। ऐसे थोड़ी ना कोई लोभ मिट जाएगा आपका। और कौन कहता है कि आँख फोड़ने पर रूप दिखना बंद हो जाएगा। क्या आँख बंद करके ही हम सपने नहीं लेते हैं। बहुत गहरी बात है कि कौन कहता है कि आप आँख बंद करके अगर बाजार जाओगे तो कुछ खरीद के नहीं लाओगे, कुछ दिखेगा नहीं आपको। आँख बंद करके ही तो हम सपने लेते हैं। और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते। बताओ कितनी बेचैनी होती है आपको सपनों में। इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं है। वह अकारत है, यह तो हट वाला योग है। शायद हट ही हट है, योग नहीं है। इससे मन कृष्ण भले हो जाए और पीला और असक्त जैसे विद्वान का ज्ञान। वह मुक्त ऐसे नहीं होता। इससे वह व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट की जगह शुद्र हो जाता है। ये सब करने से वो व्यापक की जगह संकीर्ण छोटा हो जाता है, विराट की जगह शुद्र हो जाता है। इसलिए इसका रोम रोम मूंद कर बंद तो मन को करना ही नहीं चाहिए। वह मन पूर्ण कब है। अब बात यह है कि वो मन पूर्ण कब है। हम में पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य ही नहीं होते। हम अपूर्ण हैं। बहुत बड़ी बात है कि हम क्या हैं, अपूर्ण है। भगवत गीता आप पढ़ोगे तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम अपूर्ण हैं, इसी से हम हैं। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है। सच्चा ज्ञान, ठीक है, सही ज्ञान, सत्य का ज्ञान अगर है तो यह अपूर्णता के बोध को हमें गहरा करता है। सच्चा कर्म, सत्य कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। अतः उपाय कोई वही हो सकता है जो बलात् मन को रोकने को न कहे, जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप में हमें नहीं प्राप्त हुआ। हाँ, मन मानेपन की छूट मन को न हो क्योंकि वह अखिल का अंग है, खुद कुल नहीं है। पड़ोस में एक महानुभव रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं, ठीक है। बहुत बड़ी बात अभी यहाँ पे सुनना। चूरण बेचते हैं, ऐसा ही होता है हमारे लोक धर्म में। यह काम करते जाने उन्हें कितने बरस हो गए हैं, लेकिन किसी एक भी दिन चूरन से उन्होंने 6 आने पैसे से ज़्यादा नहीं कमाए। चूरण उनका आसपास
सरनाम है और खुद खूब लोकप्रिय है। कहीं व्यवसाय का गुर पकड़ लेते और उस पर चलते तो आज खुशहाल क्या मालामाल होते, क्या कुछ उनके पास नहीं होता। इधर 10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ उनका चूर्ण हाथों हाथ बिक जाता है, पर वह उन्हें उसे थोक देते हैं, न व्यापारियों को बेचते हैं, पेश की ऑर्डर कोई नहीं लेते। बंधे वक्त पर अपनी चूर्ण की पेटी को लेकर घर से बाहर हुए नहीं कि देखते देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती है। लोग उनका कितनी आने की कमाई जो होती है, यहाँ भी याद रखने की ज़रूरत है, 6 आने की। उनका चूर्ण लेने को उत्सुक जो रहते हैं, चूर्ण से भी अधिक शायद वह भगत जी का चूर्ण, ठीक है, के प्रति अपनी सद्भावना का ध्येय देने को उत्सुक रहते हैं। पर 6 आने पूरे हुए नहीं कि भगत जी बाकी चूर्ण बालकों को मुफ्त में बांट देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके, कि कभी ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ 6 आने उनको चाहिए होते हैं और जो जो भी बाकी का चूर्ण होता है वो फ्री में बांट देते हैं। कभी चूर्ण में लापरवाही भी नहीं हुई और कभी रोग होता तो मैं उन्हें नहीं देखा है, और कभी रोग होता भी मैंने उन्हें नहीं देखा है, कभी बीमार होते भी मैंने उनको नहीं देखा है। और तो नहीं, लेकिन इतना मुझे निश्चय मालूम होता है कि इन चूर्ण वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता। कहीं आप भूल कर न बैठिएगा, इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूर्ण नहीं बेचता हूँ, जी नहीं, ऐसी हल्की बात भी न सोचिएगा। यह समझिएगा कि लेख के किसी भी मान्य पाठक से उस चूर्ण वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्सर ज्ञान तक भी है या नहीं है, और बड़ी बातें तो उसे मालूम भी क्या होंगी, और हम आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। इससे यह तो हो सकता है कि वह चूरन वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम नाचीज आदमी हो। लेकिन आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ कि उस अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त है। उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर पाता, माल बिछा रहता है और उसका मन अडिग रहता है। यही बात कहना चाह रहे हैं कवि यहाँ पे कि मतलब हम हो सकता है कि उसको बहुत ही ऐसे गया गुजरा माने, लेकिन नहीं, उसका मन अडिग है, ठीक है, और जिसका मन अडिग है वो हर किसी पे विजय पा लेता है। पैसा उससे आगे होकर भीख तक मांगता है कि मुझे लो, ठीक है, ना उसने कोई ब्रांडिंग ली ना कुछ और किया, लेकिन उसके मन में पैसे पर दया नहीं समाती। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्भ में विलकता ही छोड़ देता है। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग्य शक्ति कुछ भी चलती होगी? क्या वह शक्ति कुंठित रहकर सल्लज ही न हो जाती होगी? पैसे की व्यंग्य शक्ति की सुनिए, वह दारुण है, दारुण मतलब कमज़ोर है। मैं पैदल चल रहा हूँ कि पास ही धूल उड़ाती निकल गई मोटर। वह क्या निकली, मेरे कलेजे को कौनती एक कठिन व्यंग्य की लीक ही आर से पार हो गई, जैसे किसी ने आंखों में उंगली देकर दिखा दिया हो कि देखो उसका नाम है मोटर और तुम उससे वंचित हो। यह मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती है कि बस पूछिए नहीं। मैं सोचने को हो जाता हूँ कि हाय, यही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैं जन्म लेने को था। क्यों न मैं मोटर वालों के यहाँ हुआ होता। उस व्यंग्य में इतनी शक्ति है कि जरा मैं मुझे अपने सगों के प्रति कृतज्ञ कर सकती है। लेकिन क्या लोक वैभव की यह व्यंग्य शक्ति उस चूर्ण वाले अकिंचित कर मनुष्य के आगे चूर चूर होकर ही नहीं रह जाती? चूर चूर क्यों, कहो पानी पानी, तो वह क्या बल है जो इस तीखे व्यंग्य के आगे ही अजेय नहीं रहता, बल्कि मानो उस व्यंग्य की क्रूरता को ही पिघला देता है। उस बल को नाम जो दो, पर वह निश्चय उस तल की वस्तु नहीं है जहाँ पर संसारी वैभव फूलता है। वह कुछ अपर जाति का तत्व है। लोग स्पिरिचुअल कहते हैं, आत्मिक, धार्मिक, नैतिक कहते हैं। मुझे योग्यता नहीं है कि मैं उन शब्दों के अंतर देखूं और प्रतिपादन करूं। मुझे शब्द से सरोकार नहीं है, मैं विद्वान नहीं हूं कि शब्दों पर अटकूं। लेकिन इतना तो है कि जहाँ तृष्णा है, बटोर रखने की स्प्रिया है, इच्छा है, मतलब स्प्रिया मतलब होता है यहाँ पे इच्छा है, तृष्णा भी वही होता है, वहाँ उस पर बल का बीज नहीं है, ठीक है। बल्कि यदि उसी बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। निर्बल ही धन की ओर झुकता है, निर्बल ही धन की ओर झुकता है, वह अबलता है। अब ये बहुत गहरी बात है। वह मनुष्य पर धन की ओर और चेतन पर जड़ की विजय है।
मनुष्य पर धन की ओर और चेतन पर जड़ की विजय है। एक बार चूरण वाले भगत जी बाजार चौक में दिख गए। मुझे दिखते ही उन्होंने जय जय राम किया। मैंने भी जय राम किया। उनकी आंखें बंद नहीं थी और न उस समय वह बाजार को किसी भांति भांति से कोस रहे मालूम होते थे। राह में बहुत लोग, बहुत बालक मिले जो भगत जी द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे। भगत जी ने सबको ही हंसाकर पहचाना, सबका अभिवादन लिया और सबको अभिवादन किया। इसे तनिक भी यह नहीं कहा जा सकेगा कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से भी कम खुली थी, लेकिन भौचक्के हो रहने की लाचारी उन्हें नहीं थी। व्यवहार में पसोपेश उन्हें नहीं था और खोए से खड़े नहीं वह रह जाते थे। भांति भांति की बढ़िया बढ़िया माल से चौक भरा पड़ा है। उस सब के प्रति अप्रीति इस भगत के मन में नहीं है, जैसे उस समुच्चय माल के प्रति भी उनके मन में आशीर्वाद हो सकता है। विद्रोह है नहीं, प्रसन्नता ही भीतर है, क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है। देखता हूँ कि खुली आँख, तुष्ट और मगन वह चौक बाजार में चलते चले जाते हैं। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं पर पड़े रह जाते हैं। कहीं भगत नहीं रुकते कि कहीं इतने सारे दुकानें आती हैं, फैंसी दुकानें आती हैं, लेकिन भगत जी वही कहीं नहीं रुकते हैं। रुकते हैं तो एक छोटी पंसारी की दुकान पर रुकते हैं। वहाँ 2-4 अपने काम की चीज़ें ली और चले आते हैं। बाजार से हटपूर्वक विमुखता उनमें नहीं है, लेकिन अगर उन्हें ज़ीरा और काला नमक चाहिए तो सारे चौक बाजार की सत्ता उनके लिए तभी तक है, तभी तक उपयोगी है जब तक वहाँ जीरा मिलता है। ज़रूरत भर जीरा वहाँ से लिया कि फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से नई के बराबर हो जाता है। वह जानते हैं कि जो उन्हें चाहिए वह है जीरा और नमक। बस इस निश्चय प्रतीति के बल पर से सब चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ होकर बिखरा रहता है। चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी फैली रह जाती है, क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए। मैं तो कोने वाले पंसारी की दुकान से मिल जाता और वहाँ से सहज भाव में ले लिया गया। उसके आगे आसपास अगर चांदनी बिछी रहती है तो बड़ी खुशी से बिछी रहे। भगत जी से बेचारी का क्या कल्याण हो जाता। यह मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है, और जो नहीं जानता कि वे क्या चाहते हैं, अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग्य की शक्ति ही बाजार को देते हैं। न तो वे बाज़ार से लाभ उठा सकते हैं और न उस बाज़ार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपको बोल रहे हैं कि अगर आप मतलब आपके अंदर बाज़ार को वही देख सकता है, जो एक सार्थकता होगी, सार्थक मनुष्य होगा वही देख सकता है। ठीक है, जिसको पता है कि उसको चाहिए क्या। वे लोग बाज़ार को बाजारूपन बढ़ाते हैं, जिसका मतलब है कि कपट बढ़ाते हैं। बहुत बड़ी बात है, अगर बाजारूपन बढ़ा है मतलब कपट बढ़ा है। कपट की बढ़ती का अर्थ परस्पर में सद्भाव की घटी हो गई। फिर इस सद्भाव के हास पर आदमी आपस में भाई भाई और सुहृद और पड़ोसी फिर रह ही नहीं जाते और आपस में कोरे ग्राहक और बेचक की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, अब पड़ोसी अड़ोसी भी ऐसे ही व्यवहार करते हैं, मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की घात में हों। एक की हानि में दूसरे का अपना लाभ दिखता है, और यह बाजार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है। ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि शोषण होने लगता है। तब कपट सफल होता है, निष्कपट शिकार होता है। ऐसे बाजार में मानवता के लिए विडंबना है, और जो ऐसे बाजार का पोषण करता है, जो उसका शास्त्र बना हुआ है, वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है। वह मायावी शास्त्र है और वह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है। तो यहाँ पे बाजार के जो इस मायावी शास्त्र को इन्होंने क्या कहा है, अनीति शास्त्र कहा है। तो इस जो इन्होंने ये दिखाते हैं उस तरीके से बोला है कि ऐसे बाजार से शोषण होता है। ठीक है, कपट होता है, निष्कपट का शिकार होता है, जो निष्कपट नहीं है उसका शिकार होता है। ठीक है, तो हमें भी जब अपने आप को जान लेंगे ना, मैं वही बात फिर से अंत में वही कहना चाहूँगी कि हमें अपने आप को जानने। भगवत गीता में कृष्ण ने कहा है कि पहले अपने आप को जानो आप। ठीक है, जब आप खुद सही हो, आपका केंद्र सही है, आपका सेंटर सही है, तो आप फिर वही चीज़ें करते हो जो सही दिशा में लेके जाती हैं। ठीक है, नहीं तो फिर आपको पता ही नहीं है कि आपको चाहिए क्या, तो फिर तो वही होना है। आपको कोई भी लूट सकता है, और आज के समय में तो बहुत ज़्यादा लूटे जा रहे हो। आज के समय में तो बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, अब तो घर में बैठे बैठे भी लोग आपको लूटे रहे हैं। मोबाइल ऐप्स के माध्यम से शॉपिंग बाज़ार इतना हो गया है कि जब मन किया कुछ भी खरीद लो। ठीक है,
तो ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है। इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट करेंगे। अगर चैप्टर पसंद आया, अध्याय आपको पसंद आया तो बताइएगा ज़रूर। और थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। कुछ डाउट हो, कहीं पे कुछ लगा हो कि सही नहीं है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।